तो इस सीरीज में टॉपिक चल रहा मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, मनी और कैपिटल मार्केट, जिसमें ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुके हैं। होपफुली आपने वो देख लिया होगा, तभी इस चौथे पार्ट पे आया। स्टार्ट किया जाए। ओके, सो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए यू हैव टू मार्क फ्रॉम 1 to 20 इन योर कॉपी एंड यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ क्रेडिट एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट सिस्टम। ओके, क्या है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि हर लेक्चर में मोस्टली कम या ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से किया, जाके थोड़ा सा इंट्रो देख लेना अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो। चलो, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, मतलब सबसे ज्यादा महंगाई कौन क्रिएट करेगा इन चारों में से। तो याद कीजिए, क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है कि जब आरबीआई जो है मनी क्रिएट करती है, नोट छापती है, किसके लिए, बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, तो ये सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होती है, मतलब सबसे ज्यादा महंगाई इसकी वजह से होता है। अब कॉज समझो, रीजन समझो, ऐसा क्यों, समझो ध्यान से। मान लो ये हमारी इंडियन इकोनॉमी है, क्या है, इंडियन इकोनॉमी। इसमें मान लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए ऑलरेडी पैसे हैं, रुपए हैं, कितना, 100 रुपए। जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा है ना, टेंशन मत लोगे भाई, 100 रुपए ही कैसे बचे, इतने सारे तो थे हमारे पास, भाई है, जस्ट एग्जाम्पल में 100 रुपए मैं ले रहा हूँ। ओके, सो डोंट वरी। तो 100 रुपए हैं इसमें, ठीक है, लोग अपना बढ़िया से कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, है ना। किसी के पास 2 रुपए है, किसी के पास 50 पैसे, ऐसे करके, ठीक। अब ध्यान से समझो, इसी में हमने क्या किया, 100 रुपए और मिला दिया, मान लो 50 रुपए और मिला दिया, तो अब टोटल अमाउंट कितना हो गया, 150 रुपए हो गया। तो जैसे ही हमें मालूम है किसी इकोनॉमी में, है ना, मनी का इन्फ्यूजन होता है, मतलब मनी सप्लाई बढ़ती है, तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। और क्या, किस तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता है ना। इसको एग्जांपल मैंने दिया था आपको, याद कीजिए कि 3 लोग हैं ABCD नाम करके, एक पुअर है, एक बहुत पुअर है, एक दुकानदार है, ऐसे करके सबके हाथ में इक्वल पैसे आ जाएगा तो किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सब सोचेंगे कि यार हमारे पास तो इतना पैसा है, तो 10 रुपए की चॉकलेट बेचने के लिए इतना एफर्ट कौन करे। अगर 20 रुपए मिले तो यही किया जाए, तो 10 रुपए की चीज कितने में हो जाती है, 20 रुपए में। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, तो बोलेगा जाओ भैया कहीं और से ले लो, क्या, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जाओ कहीं और से खरीद लो। और सबका यही क्या हो जाता है, इसी माइंडसेट से काम करते हैं, इसलिए एवरीबॉडी अनचाहे वे में जो महंगाई है बहुत ज्यादा हाई कर जाती है ऐसे इकोनॉमी में। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि क्रिएटिंग न्यू मनी क्यों बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी है इन इट्स नेचर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, सप्लाई ऑफ मनी जो है रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड बढ़ती है, सप्लाई जो है कांस्टेंट है, क्या है, सप्लाई नहीं बढ़ रही लेकिन डिमांड बढ़ रही। अब बताओ, डिमांड अगर बढ़ेगी, सप्लाई सेम ही है ना, तो डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑब्वियस इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना, महंगाई बढ़ेगी, उसका दाम बढ़ेगा। फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइस, नहीं भाई, उल्टा, राइज इन द लेवल ऑफ प्राइस, तो पहला नहीं। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रुक जाओ, अभी इस पे आते हैं। एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट। अब ध्यान समझो, अच्छा ध्यान रहे, इस क्वेश्चन में डिमांड फॉर मनी बोला है ना, तो अगर मनी की डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि बैंक क्या करेंगी, अपने लोन को और महंगा कर देंगी। क्यों, क्योंकि अगर लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो ऑब्वियस वो ज्यादा प्रॉफिट चाहेंगे ना, तो इसलिए इंक्रीज इन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, अरे बोलो भाई हाँ है ना। समझो ध्यान से, क्या हो रहा, मनी की डिमांड ज्यादा है, मतलब कि लोग चाहते हैं कि वो पैसा जो है लोन के रूप में मिले, कुछ ना कुछ वो करे। तो अगर डिमांड किसी चीज की ज्यादा करोगे तो ऑब्वियस है उसका प्राइस क्या करेगा, हाइक करेगा। तो मनी के केस में क्या है, उसका प्राइस रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो भी क्या करेगा, हाइक करेगा, मतलब इंक्रीज होगा। एकदम क्लियर हुआ, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम इज दैट, याद कीजिए 1969 में इंदिरा गांधी जी ने लीड बैंक स्कीम लाई थी, है ना। तो लीड बैंक स्कीम का बेसिक एम क्या था, बिग बैंक शुड ट्राई टू ओपन ऑफिसेस इन ईच डिस्ट्रिक्ट, नहीं, इसमें एरिया सर्विस करके क्वेश्चन हमने किया था, याद करो, है ना, इस पहले के लेक्चर में। देयर शुड बी स्टिफ कंपटीशन among the various nationalized बैंक, नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं। इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंस डेवलपमेंट और ऑल द बैंक शुड मेक इंटेंसिव एफर्ट टू मोबिलाइज डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट को मोबिलाइज करने का ऐसा तो कोई पर्पज नहीं था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्या, इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये इंटेंसिव डेवलपमेंट करने के लिए हर एक बैंक को चाहिए कि वो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट करें, है ना, और उसमें एरिया सेंट्रिक डेवलपमेंट करें, किसका, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इन होल कंट्री। क्लियर है क्या, ओके, हाँ, 1969 में ही था, इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक, इसका मतलब क्या हुआ, बैंकर्स बैंक का मतलब क्या हुआ, ये देखो 3 स्टेटमेंट। अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट विद आरबीआई, बिल्कुल, बैंकों का बैंक इसको आरबीआई को कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बाकी बैंक जो है अपना डिपॉजिट
किसमें रखती है? आरबीआई के पास रखती है। देखो, लोग बैंक के पास और बैंक आरबीआई के पास, इसलिए आरबीआई क्या हुआ? बैंकर्स बैंक हुआ, बैंकों का बैंक हुआ। और आरबीआई lends फंड टू द कमर्शियल बैंक इन टाइम्स ऑफ नीड, बिल्कुल सही है। आरबीआई एडवाइज द कमर्शियल बैंक ऑन द मॉनेटरी मैटर, बिल्कुल। तो इसलिए एवरीबॉडी इसको हम क्या कहते हैं? बैंकर्स बैंक कहते हैं। आप बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं, याद करो। इस पे हमने क्वेश्चन कर लिया, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। तो ये देखो, एक्टिंग एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं किसको? आरबीआई को। बाकी तीनों के तीनों हमने देख लिया है ना। क्या? इनेबलिंग स्मूथ स्विफ्ट और सीमलेस क्लियरिंग और सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ऑब्लिगेशन। अगला, प्रोवाइडिंग एन एफिशिएंट मींस ऑफ फंड ट्रांसफर फॉर बैंक्स और इनेबलिंग बैंक्स टू मेंटेन देयर अकाउंट विद द आरबीआई, है ना। क्या? किसके थ्रू? एसआरआर के थ्रू। एसआरआर क्या? स्टेचुअरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसमें क्या क्या आता है? सीआरआर आता है और एसएलआर आता है। बोलो कितनी बार रिवाइज अपन ने कर लिया है ना? क्लियर है क्या? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना, कब? तीनों में से, चारों में से, है ना। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। ध्यान रहे क्या बोला? परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। जो आरबीआई है हमारा, क्या करती है? लोगों से गवर्नमेंट जी सिक्योरिटी खरीदती है। अब जी सिक्योरिटी खरीदेगी, अगर आरबीआई के पास जी सिक्योरिटी आ रहा है तो लोगों के पास क्या जाएगा? पैसा जाएगा, मनी। तो बताओ, लोगों के पास अगर पैसे जा रहे हैं तो मनी का जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा ना। पहला तो बिल्कुल होगा। तो पहला जिस ऑप्शन में है वो तो होगा, जिसमें नहीं है उसको हटा दो। तो ऑप्शन बी और डी गया, ऑप्शन ए होगा या फिर सी होगा। तो तीसरा बस देख लो, तीसरा है कि नहीं। तीसरा क्या बोला? बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अब अगर गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक से पैसे उधार लेती है तो क्या करेगी? अपने तिजोरी में तो रखेगी नहीं, खर्च करेगी। क्या करेगी? खर्च करेगी। तो इकोनॉमी में क्या आएगा? मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। तो इससे भी क्या होगा? मनी सप्लाई इन इकोनॉमी विल इंक्रीज। तो ऑप्शन 1 और 3 दोनों के दोनों होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बात आती है दूसरा चौथा क्यों नहीं होगा सर, वो भी बता दो। सच दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो हमारा, है ना। चलो दूसरे पे आते हैं। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक। अब देखो, अगर पब्लिक जो है अपना पैसा उठा के बैंक में जमा करेगी, है ना, तो बैंक के पास पैसा जा रहा है ना, पब्लिक से हट के बैंक के पास जा रहा है। तो सर्कुलेशन में जो मनी सप्लाई है वो क्या हुआ? कम हो रहा ना, ज्यादा नहीं, कम हो रहा है, इसलिए दूसरा नहीं होगा। चौथा, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। अरे, अब अगर सेल करेगी क्या जी सिक्योरिटी को, किसमें? पब्लिक को। कौन? आरबीआई। तो जी सिक्योरिटी सेल करेगी तो लोगों के पास जी सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जा रहा, और लोग क्या करेंगे? पैसे किसको देंगे? आरबीआई को। तो इससे मनी सप्लाई क्या हुआ? रिड्यूस हो रहा, घट रहा ना। तो एवरीबॉडी दूसरा और चौथा से, दोनों से मनी सर्कुलेशन या मनी सप्लाई इन इकोनॉमी घट रहा, दैट्स व्हाई दूसरा और चौथा नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा पहला और तीसरा। बोलो एकदम क्लियर? अरे बोलो भाई, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कैपिटल गेन। ध्यान है, कैपिटल गेन की बात हो रही, एराइज हो, मतलब कि कैपिटल गेन मिले चारों तीनों में से किसमें? पहला, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा तो वो जो पैसा आता है, उससे गेन आता है, वो रेवेन्यू गेन होता है। क्या होता है? रेवेन्यू गेन, ना कि कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब बल्क में पैसे आ रहे हैं हमारे पास, समझ लो, अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है। तो पहला तो नहीं हो सकता। तो देखो ऑप्शन बचा बी और सी। दूसरा, व्हेन देयर इज नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन। तो कॉमन सेंस वाली बात है। देखो, मान लो आपने कहीं भी जमीन लिया, है ना, ये जमीन लिया, कुछ सालों बाद इसका प्राइस जो है आसमान छूने लगा। अभी तो वैसा ही हो रहा ना, कि जितना भी जमीन जायदाद है उसकी प्राइस क्या है? आसमान छू रही है। तो कहने का मतलब कि ये जो आपका ये था, मतलब अमाउंट मान लो 5 करोड़ की जमीन थी, अभी 25 करोड़ की हो गई, समझ लो क्या? तो क्या हुआ? आपको कैपिटल गेन हुआ इससे। क्लियर? तीसरा, व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स पॉपुलैरिटी। बिल्कुल, ये भी कॉमन सेंस वाली बात है कि सर मान लो हमने आज जो एक पेंटिंग खरीदी, बहुत ही फेमस, है ना, याद करो उसका कौन सा मूवी था जिसमें मजनू भाई बनाते हैं डांसिंग डियर के ऊपर, है ना, कुछ तो वो खड़ा रहता है, घोड़ा रहता है, कुछ तो रहता है, याद करो, बताना जरा कमेंट में क्या रहता है। तो मान लो वो पर्टिकुलर पेंटिंग आपको मिल गया और उसका डिमांड बढ़ गया बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ मजनू भाई। इन दैट केस क्या होगा कि आपको जो गेन होगा इससे ना, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन। बोलो क्लियर? तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। एवरीबॉडी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा और तीसरा करेक्ट है। कॉमन सा क्वेश्चन है, फिर भी हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सच दैट हो सकता है कोई एडिशनल फैक्ट मिल जाए, तो है कि नहीं। कैपिटल गेन एक इंक्रीज इन कैपिटल एसेट वैल्यू एंड इट्स कंसीडर्ड टू बी रियलाइज व्हेन द एसेट इज सोल्ड। ध्यान रहे, जब एसेट को सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, तभी उसकी वैल्यू रियलाइज होती है और तभी उस पर टैक्स लगता है। क्या? टैक्स तभी लगेगा। जब तक उसको नहीं बेचा है, तब तक पैसे आपके हाथ में नहीं आए, तब तक आप टैक्स नहीं दोगे, जस्ट आपका कैपिटल गेन बढ़ता रहेगा। पहला करेक्ट है, क्यों? क्योंकि मैंने बता ही दिया। क्यों नहीं है? क्या कैपिटल गेन क्या है? रेवेन्यू गेन। बोलो क्लियर? गुड। अगला, लोअरिंग ऑफ बैंक रेट।
बाय द आरबीआई। अगर बैंक रेट लोअर कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वो इजी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है कि भैया बैंक लोग आओ, है ना, कमर्शियल बैंक आओ और तुम हमारे से पैसे उठाओ और जाकर इसको लोगों में बांटो। तो क्या करेगा, बैंक आएगा, आरबीआई उसको पैसे देगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसे आया, फिर उसने लोगों को दिया, तो क्या हुआ, मनी सर्कुलेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोग के हाथ में पैसा आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड क्रिएट होगा इकोनॉमी में और इकोनॉमी का पहिया चलेगा। बोलो एकदम क्लियर, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना। गुड। तो बोल रहा कि बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। बिल्कुल, मोर मनी सप्लाई इन द मार्केट या मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। करेक्ट आंसर यही हो गया, बाकी क्यों नहीं वो भी देखते हैं। लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, बिल्कुल गलत। अगला, नो चेंज इन दी, अरे भाई अभी तो देखा मोर होगा। मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहला करेक्ट आंसर हो गया ए। ठीक है, ओके, बेसिक चीज है तो इसलिए आगे बढ़ेंगे। बोलो व्हाई इज दी ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन। देखो टीजर याद करो, मूवी कोई आती है तो पहले टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है, फिर पूरी मूवी आती है। बोलो हाँ ना। तो टीजर लोन ऐसा लोन होता है जिसमें कोई बैंक बोलती है देखो 5 सालों के लिए लोन ले रहे हो, ठीक है, अब पहले 3 सालों के लिए हम तुम्हें बहुत ही कम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मान लो पहले नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 12%, ठीक है। तो बैंक बोलेगी हम तुमसे 8% चार्ज करेंगे पहले 3 सालों के लिए, पहला साल, दूसरा साल और तीसरे साल के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद चौथे और पांचवें साल के लिए, मतलब कि आगे आने वाले सालों के लिए हम तुमसे 20% चार्ज करेंगे। समझ रहे हो क्या क्या कर रही है बैंक? एक्चुअल में स्टार्टिंग में उनसे कम इंटरेस्ट ले रही, लेकिन बाद में इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ा दे रही कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग उसको पे नहीं कर पाते, और ऐसे टाइप के लोन को टीजर लोन बोलते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर आते हैं कंक्लूजन पे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बोल रहा कि टीजर लोन के बारे में 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट कौन से है वो बताओ। पहला, टीजर loans are considered to be an aspect of subprime lending and banks may be exposed to the risk of defaulter in future। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, लोग जो है उसको रिपे नहीं कर पाते। स्टार्टिंग में तो भी मस्त रहते हैं कि हाँ ठीक है कम इंटरेस्ट रेट है ना, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बाद में जो है ड्यू टू इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट दे आर नॉट एबल टू पे बैक दी लोन। पहला तो करेक्ट हो गया। दूसरा, इन इंडिया टीजर लोन आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस इंटरप्रेनर्स। भाई साहब क्या बात करते हो, इनएक्सपीरियंस और इंटरप्रेनर्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट, कि वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट यूनिट भी खोल रहे हैं और वो इनएक्सपीरियंस है। तो भाई बैंक क्यों देगी? देखो जब भी बैंक लोन वगैरह देती है तो पहला काम वो देखती है कि क्या ये लोन मेरे को वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर वो इनएक्सपीरियंस और इंटरप्रेनर्स को ऐसे करके लोन देने लगी तो चांसेस तो बढ़ जाएंगे ना। क्या अगर इंसान एक्सपीरियंस नहीं है किसी स्पेसिफिक फील्ड में तो बताओ कि उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस उसके कितने घट जाते हैं, है कि नहीं? दैट्स वाई दूसरा तो बिल्कुल लॉजिकल वे में ही गलत लग रहा है, तो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए कि ओनली वन। तो बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका, क्या बोला कि टीजर लोन्स आर दोज विच चार्ज कंपैरेटिवली लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स आफ्टर विच द रेट आर इंक्रीज। मैंने बता ही दिया आपको। सम बोरोवर्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्विस द लोन वंस द normal interest rate which is higher than the rate applicable in initial years become effective. This may expose bank to the risk of defaulter। इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि इन इंडिया टीजर लोन इज प्रोवाइडेड टू होम बायर्स नॉट सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट। बोलो क्लियर है क्या? सबस। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन बोल रहा है कि माइक्रो फाइनेंस है ना इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप। बिल्कुल सही बात है। दिस इंक्लूड बोथ दी कंज्यूमर एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना, दोनों को इंक्लूड करता है। अच्छी बात है। द सर्विसेज रेंडर अंडर माइक्रो फाइनेंस क्या क्या है? क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बिल्कुल। सेविंग फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना, एकदम। किसको? लो इनकम ग्रुप को और कंज्यूमर और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को। इंश्योरेंस फैसिलिटी एकदम माइक्रो फाइनेंस का पार्ट है। फंड ट्रांसफर फैसिलिटी ये भी जेनरिक चीज है everybody। तो पहला दूसरा तीसरा चारों के चारों होगा, है ना। तो माइक्रो फाइनेंसिंग का ये सारा का सारा काम, ठीक। तो आंसर डी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट, रैपिड इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। समटाइम एट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट। व्हाट इज बेस इफेक्ट? तो बेस इफेक्ट देखो ये होता है, याद करो मैंने कहा था कि जो रियल है ना, रीर और नीर पढ़ेंगे हम। क्या? रीर और नीर। अच्छा अभी आगे आएगा, डोंट वरी, ठीक है, जब फॉरेन पॉलिसी में पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पढ़ेंगे। एक और था रियल और नॉमिनल, रियल एंड नॉमिनल। तो देखो रियल के लिए क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक ईयर को बेस ईयर लेते हैं, उसके बेसिस पे हम प्राइस मेजर करते हैं और इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होता है, मतलब कि उसको एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन नॉमिनल में इंक्लूड होता है ना। तो इसलिए रियल क्या होता है, एक बेस इफेक्ट उसी को बोलते हैं कि बेस लेवल से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन में देख लो बेस ईयर किस में है।
पहला, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ ड्रास्टिकली डिफिशियंसी इन सप्लाई ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप, बिल्कुल गलत। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ सर्ज इन डिमांड ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल नहीं। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर, देखा मैंने कहा ना कोई स्पेसिफिक ईयर होता है इसके लिए बेस ईयर मान के, है ना, इसी को बेस इफेक्ट बोलते हैं एवरीबॉडी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन उससे कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए हमें लगता है कि बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ओके, बोलो क्लियर। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि the base effect relate to the inflation in the corresponding period of previous year. If the inflation rate was too low in the corresponding period of the previous year, even a smaller rise in the price index will arithmetically give a high rate of inflation now. Okay, next question. Which one of the following statement is an appropriate description of deflation? याद करो क्या समझाया था मैंने, इन्फ्लेशन होता है तो डिफ्लेशन भी होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। महंगाई का मतलब कोई सामान आज 10 रुपए का मिल रहा था, कल को 20 रुपए का मिलने लगे, बोलो हाँ ना। डिफ्लेशन क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, प्राइस में क्या फॉल हो जाए, क्या कि कोई चीज आज 10 रुपए का मिल रहा था, कल को कितने का मिलने लगे? 8 रुपए का। कहोगे सर क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? हम जब से देख रहे हैं, है ना, देश दुनिया को, हमने तो केवल महंगाई देखी है, डिफ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट तो केवल आप बता रहे। नहीं भाई, आपने भी देखा होगा। याद करो, कभी आप मार्केट में जाओ, टमाटर मिलेगा आपको 120 रुपए किलो, और जब उसका सीजन होता है तो कितने का आ जाता है? 10 रुपए, 20 रुपए किलो, बोलो हाँ ना। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। समझो ध्यान से, अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ऑब्वियस है प्राइस उसका बहुत ज्यादा होगा। यही होता है जब टमाटर 120 रुपए किलो मिलता है, क्या सप्लाई बहुत कम होती है, डिमांड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत महंगा हो जाता है। वहीं पर जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जब उसका प्रोडक्शन होता है, सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट में, टमाटर ही टमाटर, टमाटर ही टमाटर है, तो ऑब्वियस लोग क्या करेंगे? एक उनका एक लिमिट है ना क्या करने का, डिमांड करने का। तो डिमांड बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है ना, या फिर डिमांड नॉमिनल होती है, लेकिन सप्लाई इतना ज्यादा होती है कि जो प्राइस है उसका ऑटोमेटिकली घट जाता है। 120 रुपए की चीज कितने की मिलनी स्टार्ट हो जाती है? 20 रुपए की। बोलो क्लियर है क्या? तो डिफ्लेशन क्या हुआ कि नॉर्मल प्राइस में फॉल। तो देख लो ऑप्शन में कौन सा, इट इज सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, नहीं, वैल्यू ऑफ कमोडिटी। इट इज द परसिस्टेंट रिसेशन इन बोथ इन फाइनेंशियल और डीआर सेक्टर, बिल्कुल गलत। इट इज द परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर, सबस पढ़ सकते हैं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट आपके लिए। बोला इंडिया में द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट इन ऑल द नेशनलाइज कमर्शियल बैंक इज फिक्स्ड बाय, क्या इंटरेस्ट रेट की सेविंग अकाउंट पे? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, यूनियन, अरे कॉमन सेंस वाली बात। एक बात बताओ, कल को आप बैंक में जाओ, एसबीआई में जाओ, 3-4 एग्जाम्पल लेते हैं, एचडीएफसी है ना, केनरा बैंक, मान लेते हैं 3 बैंक का एग्जाम्पल लिया। इसमें आपको रेट ऑफ रिटर्न या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? मान लेते हैं सेविंग पे 6.6% मिला, इस पे मान लो 6.2% मिल रहा, और इस पे कैनरा में देखो तो 6.1% मिल रहा। अब बताओ कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, सबका वेरी कर रहा, सबका अलग अलग है। तो आप एक बात बताओ, अगर कोई स्पेसिफिक मिनिस्ट्री या फाइनेंस कमीशन या कोई भी एसोसिएशन अगर ये फिक्स करता होता तो सारे बैंक, सारे कॉमर्शियल बैंक के लिए सेम होता ना। ये तीनों के तीनों कॉमर्शियल बैंक है, बोलो हाँ ना। अरे भाई बोलो हाँ ना। अगर तीनों के तीनों कॉमर्शियल बैंक है, तो अगर कोई स्पेसिफिक सेक्टर, एसोसिएशन, कमीशन, है ना, मिनिस्ट्री अगर सेट करती है तो सबके लिए सेम होता है, लेकिन सेम तो है नहीं। मतलब कि सबके पास अपना अपना चॉइस है क्या, इंटरेस्ट रेट सेट करने का। बोलो हाँ ना। इसलिए ना तो फाइनेंस कमीशन होगा, ना तो एसोसिएशन होगा, ना तो मिनिस्ट्री होगी। क्या होगा? नन ऑफ अबव। बैंक खुद करती है अपना इंटरेस्ट रेट, है ना, सेट। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट विथ, अच्छा एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, हो सकता है कि कुछ छूट जाए हमसे। कि इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट इन ऑल द नेशनलाइज कमर्शियल बैंक इन इंडिया इज नॉट फिक्स्ड बाय एनी ऑफ द गिवन ऑप्शन। द इंटरेस्ट रेट may vary from bank to bank depending on the deposit amount, type of accounts or their other factor. Different banks offer different interest rate for saving account, usually 2.5% से लेकर 7% तक. The interest rate is calculated based on the daily balance in the account or credited quarterly or half yearly. एकदम क्लियर, गुड। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस, बिल्कुल सही बात है। एज कंपेयर टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, मतलब सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर, द डब्ल्यूपीआई गिव्स लेस वेटेज टू द फूड आर्टिकल। आपको मालूम है, बिल्कुल सही बात है, डब्ल्यूपीआई फूड आर्टिकल को लेस वेटेज देता है, लगभग 24% और सीपीआई ज्यादा देता है, लगभग 46 या 40%। बोलो हाँ ना। ये कई बार देख चुके हैं, तो इसलिए दूसरा भी करेक्ट होगा। अच्छा पहला भी करेक्ट था, इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। बहुत 1 and 2 देख लेते हैं। तो बिल्कुल एवरीबॉडी, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, सारा कुछ बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। वो कई बार हमने कर लिया है एवरीवन, इसलिए आगे हम बढ़ गए।
विथ रेफरेंस टू इंडिया। अच्छा एक चीज और बताना, जो सीपीआई आईडब्ल्यू है ना, पहले तो ये बताओ कि ये कौन रिलीज करता है और साथ में कितने, जैसे वो मंथली होता था रिलीज, क्या है कैसे होता है, मंथली होता है या वीकली होता है या बाई वीकली होता है, कैसे होता है, जरा कमेंट करके बताना। ठीक है, जल्दी बताओ। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द स्टेप्स टेकन टू अचीव द फाइनेंशियल इंक्लूजन। सबका साथ सबका विकास, क्या फाइनेंस के मामले में सबका इंक्लूजन होना चाहिए, कौन कौन सा है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से सबका इंक्लूजन हुआ, बिल्कुल हुआ भाई साहब। क्यों? क्योंकि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया तो बैंक जो है पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेगी, तो सबका इंक्लूजन ही हुआ ना। तो पहला करेक्ट है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ आरआरबीज, बिल्कुल आरआरबीज बनी है ना, रूरल ग्रामीण तक पहुंची, गांव तक पहुंची, उससे इंक्लूजन हुआ फाइनेंस में लोगों का। अगला एडॉप्शन ऑफ विलेज बाय दी बैंक ब्रांच, जिसको लीड बैंक ब्रांच बोलते थे, याद करो है ना। तो ये भी बिल्कुल क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेहतरीन एग्जांपल है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों करेक्ट है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो एकदम सिंपल सी चीज है। कब 14 बैंक को कब 1969 में नेशनलाइज किया था इंदिरा गांधी जी ने, और 6 बैंक को और किया कब 1980 में। एकदम क्लियर है क्या? किस लिए किया? सच दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन आ जाए। और आरआरबी एक्ट आया था 1973 में, और दे वर एस्टेब्लिश इन 1975 under the RRB Act 1976 with aim of providing credit and other facility to the rural area। वही बात करें एडॉप्शन ऑफ विलेज बाय बैंक ब्रांचेस, तो आरबीआई इन 2010 अंडर विच ईच बैंक ब्रांच इन अ डिस्ट्रिक्ट हैज टू अडॉप्ट एटलीस्ट वन विलेज। मतलब ये आरबीआई का 2010 में है ना, था एवरीबॉडी कि अडॉप्ट करने के लिए। तो जो लीड बैंक वाला था ना, वो एरिया सर्विस स्पेसिफिक था, और ये क्या है, अडॉप्ट करने के लिए किसी स्पेसिफिक गांव को, विलेज को, है ना, बैंक के द्वारा। ये किसने कहा? आरबीआई ने। कब? 2010 में। होपफुली तीनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्क। अभी ऊपर मैंने पूछा, लो क्वेश्चन ही आ गया। आरबीआई करता है क्या? नहीं। इकोनॉमिक अफेयर्स, बिल्कुल नहीं। लेबर ब्यूरो, बिल्कुल बिल्लो बोल रहा था मैं, सॉरी, लेबर ब्यूरो एकदम करता है। तो करेक्ट आंसर है सी। तो देख सकते हैं आप, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इज ब्रॉड अप बाय लेबर ब्यूरो। द लेबर ब्यूरो इज एन अटैच ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट, एंड इट हैज बीन कंपाइलिंग और मेंटेनिंग द सीपीआई आईडब्ल्यू कब से? 1944 से। सोचो कितना पुराना है। और क्या है सीपीआई आईडब्ल्यू? मेजर द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द इंडस्ट्रियल वर्कर्स ओवर टाइम। CPIIW is used for regulation of wages or dearness allowance for millions of workers and employees in the country. It is also used for measuring inflation and other policy formulation। याद करो मैंने बताया था आरबीआई किसको लेती है बेस, इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए सीपीआई को लेती है, ना कि डब्ल्यूपीआई को। बोलो क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया क्या है? दो चीज, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। बिल्कुल, ये 2010 की बात है एवरीबॉडी, समझ लो क्या। उस समय जीरोधा या ग्रो ये सारे कुछ नहीं आए थे, तो बैंक ही करते थे। अगला, एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टी ऑफ बिल्स। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों काम ऐसे कॉमन सेंस वाला है। कौन करती है? बैंक्स करती है। तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। तो ये देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज अ ब्रोकर या फिर एजेंट फॉर देयर कस्टमर हु वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट या फिर अदर सिक्योरिटी। दे बाई एंड सेल शेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर एंड चार्ज अ कमीशन फॉर देयर सर्विसेज। आजकल कौन जीरोधा, ग्रो ऐसे करके बहुत सारे एप्लीकेशन मार्केट में आ गए, वो सब करते हैं। बोलो है ना। दिस फंक्शन हेल्प द कस्टमर टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो एंड अर्न रिटर्न फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। दूसरा करेक्ट क्यों है? क्योंकि एक्टिंग एज ए एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी ऑफ बिल इज अनदर फंक्शन ऑफ commercial bank in India. Commercial banks act as executor and trustees of bill for their customers who want to entrust their properties या फिर asset to the bank after their death, है ना। कल को मान लो, नहीं मानेंगे, आपके लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। मान लेते हैं कल को कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है जो मर जाता है, तो अपना विल जो है, विल याद है आपको, है ना, तो उसमें लिख के जाता है इतना पैसा हमारा, इतना एसेट इसको जाएगा, इतना जमीन जायदाद इसको जाएगा, इतना बैंक में जो डिपॉजिट है इसको जाएगा। बोलो है ना। तो किसको बनाता है? क्या? ट्रस्टी ऑफ बिल बैंक को। बोलो एकदम क्लियर हुआ, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बोला विथ रेफरेंस टू एनबीएफसीज, क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। दो स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। पहला, दे कांट इंगेज इन द एक्विजिशन ऑफ द सिक्योरिटी इशू बाय द बैंक गवर्नमेंट। काहे भाई, काहे नहीं कर सकते? पक्षपात क्यों उनसे? अरे जब कॉमन मैन कर सकता है, इंडिविजुअल आदमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद सकता है, तो ये तो एनबीएफसी है, क्या कंपनी है, ये तो बिल्कुल कर सकती है। तो करेक्ट स्टेट पहला जो है बिल्कुल गलत है ना। बहुत भेदभाव है। तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, पहला गया। ऑप्शन बी या डी बचा। दूसरा देखते हैं, दे कांट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स लाइक सेविंग अकाउंट्स।
तो ये मुझे ठीक लग रहा, तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से होना चाहिए। देख लेते हैं, हो सकता है मैं भी गलत, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है एवरीबॉडी, बिल्कुल सही है। क्या कि कांट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट, है ना, वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते सेविंग अकाउंट के जैसा। ठीक है, और पहला वाला बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं और उसके साथ साथ अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी वो बाई कर सकते हैं। बोलो एकदम क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। When the RBI announce an increase of cash reserve ratio, CRR, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाना चाहता है आरबीआई, तो क्या होता है? कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड, बिल्कुल सही बात है ना, कि जब कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास ही पैसे डाल दोगे तो कम पैसे बचेंगे ना, तो इसलिए करेक्ट आंसर यही हो गया। लेकिन बाकी क्यों नहीं है वो भी पढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए कि आरबीआई विल हैव लेस मनी टू लेंड। भाई आरबीआई की बात कर रहे हो, उसके पास लेस मनी होगा, वो तो ज्यादा अगर सीआरआर ले रहा है इसका मतलब उसके पास और ज्यादा पैसे होगा। यूनियन गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी, अरे भाई साहब क्या बात करते हो, कमर्शियल बैंक विल हैव मोर मनी टू लेंड, नहीं गलत, लेस मनी। तो पहला ऑप्शन हो गया करेक्ट। आप कितनी बार देख चुके हैं एवरीबॉडी, है ना, चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अपन ने इतना बार कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कर लिया है कि ये छोटे छोटे टॉपिक एकदम क्लियर है अपन को, है ना। यही होता है जब स्पेसिफिक टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आप करते हो तो एकदम आपका दिमाग खुल जाता है इन सेंस कि आप जो है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हासिल कर लेते हो, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने लगते हैं। अब एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन सा नॉट अ फीचर, है ना, चार ऑप्शन। पहला, पार्टनर शुड बी लेस देन 20, ये किसने कहा भाई साहब? इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है एवरीबॉडी, किस पे? पार्टनर्स पे, कि वो लेस देन 20 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए। बस एक कंडीशन है कि मोर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। क्या? कम से कम 2 और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। दूसरा देखो, पार्टनरशिप एंड मैनेजमेंट नीड नॉट बी सेपरेट, बिल्कुल सही बात है। इंटरनल गवर्नेंस में बी डिसाइडेड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, एकदम सही है। इट इज कॉर्पोरेट बॉडी विथ परपेचुअल सक्सेशन, ये भी बिल्कुल सही है। हमसे गलत पूछा था क्या? हाँ, नॉट अ फीचर, इसलिए करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। पार्टनर शुड बी लेस देन, गलत, 20 गलत है। क्या? पार्टनर पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। बोलो एकदम क्लियर, अरे बोलो भाई शाबाश। ये देखो एलएलपी के बारे में कुछ और बातें, एक टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर है दैट कंबाइन द फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। LLP में partners have limited liability for the debt and obligation of the businesses depending on their share of investment and personal guarantees. The partners are not responsible for the misconduct or negligence of other partner, मतलब एक दूसरे का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, अपना अपना। देखो अगला, LLP हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स पार्टनर एंड कैन ओन एसेट। समझ रहे हो क्या? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंट है किसका? LLP का, अलग उनसे पार्टनर से, और वो एसेट को ओन कर सकता है, इनकम लाइबिलिटी और इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यू आर टू बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। बोलो एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, इन द पार्लेंस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट द टर्म बियर, याद करो स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट में आप दो वर्ड सुनते होगे, एक सुनते हो बियर, एक सुनते हो बुल, है ना। तो बुल क्या होता है? जो स्टॉक के प्राइसेस को लेकर पॉजिटिव रहता है कि नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा, सबर रखो, है ना, इसका प्राइस अप होगा, ऊपर जाएगा, है कि नहीं। तो वेट करता है, बैठा रहता है, रिस्क लेता है। वहीं पे बियर क्या करता है? वो थोड़ा सा डरा डरा रहता है, वो हमेशा नेगेटिव सोचता है कि इसका प्राइस नीचे जाएगा, बेच के अभी निकलो, है ना, शेयर बेच के अभी निकलो, इसका प्राइस नीचे जाएगा। तो हमसे बियर पूछा है, तो देख लो ऑप्शन में कौन सा है। एन इन्वेस्टर हु फील दैट द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फेल, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यही हो गया, बाकी नहीं होगा, आपको मालूम है क्यों। अच्छा, बुल क्या होता है? पॉजिटिव वाला एस्पेक्ट रखता है, मैंने समझाई दिया आपको। तो देखो, एक बियर इन इन्वेस्टिंग इज एन इन्वेस्टर जो बिलीव करता है कि पर्टिकुलर सिक्योरिटी या मार्केट जो है हेडेड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रहा, और मे अटेम्प्ट टू प्रॉफिट फ्रॉम अ डिक्लाइन इन प्राइसेस। जबकि बियर्स आर टिपिकली पेसिमिस्टिक होते हैं अबाउट द स्टेट ऑफ गिवन मार्केट और अंडरलाइंग इकोनॉमी। वहीं पे बुल की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट में रिफर टू एन इन्वेस्टर जिसके पास जो ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रखता है किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी, एसेट या फिर ओवरऑल मार्केट के लिए। बोलो क्लियर, गुड। बुल्स बिलीव दैट द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटी विल इंक्रीज, उनको लगता है कि भाई ऊपर जाएगा, रुक जाओ, सबर रखो, है ना। जितना सबर रखोगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा उनका मानना होता है। They may take action such as buying the security or holding on to their existing position in anticipation of future prices gains। बोलो क्लियर है क्या? शाबाश। तो एवरीबॉडी इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही, लेकिन पिछले वाले लेक्चर में याद कीजिए शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक पोएट्री वरदान मांगूंगा नहीं को मैंने सुनाया था, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो इसी तर्ज पे आज के लिए है आप सभी के सामने बच्चन जी की पेशकश, क्या? जो बीत गई सो बात गई। ध्यान से सुनिएगा, बहुत लेंदी है लेकिन मैं पूरा का पूरा नहीं सुनाऊंगा, थोड़े से एक्सटेंजर सुनाऊंगा आपको, है ना।
तो नाम है इसका जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में था वह एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तो, वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं फिर कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई।